स्थित महिला समूह के स्टॉलों का किया अवलोकन। सीएम डेस्क बोर्ड की समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर महिलाओं को सौगात। परिवहन निगम की बसों में मिलेगी फ्री सफर की सुविधा। सीएम धामी के निर्देश पर आदेश जारी हुए। उत्तराखंड में बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान शुरू। 15 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा तिरंगा। बाइक रैली और पदयात्रा भी होगी आयोजित। रुद्रप्रयाग के भीमबली और हेलीपैड के सामने पहाड़ों से भूस्खलन से मंदाकिनी नदी में बना तालाब। गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक अलर्ट जारी। सावन का 14 सोमवार आज हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तीर्थ यात्रियों ने बड़ी संख्या में किया गंगा स्नान। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का लगातार तांता। और मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रदेश के 6 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। नैनीताल सनवाल स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा नशा मुक्त भारत निर्माण कराने के उद्देश्य से आम जन को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। आपको बता दें, स्कूली छात्रों ने नगर में रैली निकालकर आमजन को नशा नहीं करने और नशे से दूर रहने, नशे के दुष्प्रभाव से जागरूक करने के लिए बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने का संदेश दिया। स्कूली बच्चों ने कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति नशा ना करे और नशा करने से रोकने, युवाओं में बढ़ती नशे की लत से दूर रहने का संदेश दिया। अंजलि चंद्रा ने कहा कि नशे से हमारे शरीर के साथ शारीरिक हानि तो होती ही है, आम आदमी का जो जीवन होता है वो नशे की वजह से नरक बन जाता है। मतलब भारत देश में लगातार नशा बढ़ता ही जा रहा है और यह ज़्यादातर युवा पीढ़ी के बीच में बढ़ता जा रहा है। अगर हमारे युवा ही सही नहीं होंगे तो हम अपने देश की वृद्धि कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। तो इसलिए हम आज का मैसेज ये देना चाहते हैं कि नशे को बंद करो और देश का एक सपना, जो हमारा बहुत बड़ा सपना है कि नशा मुक्त देश, वो बनाएं। इससे बहुत कुछ फ़ायदे होंगे, जैसे हमारे युवा जो नशे में बंद है, जो नशे की बेड़ियों में जब्त हैं, वो फ्री हो जाएंगे। और युवा जब अगर सही होंगे तो युवा के वजह से ही तो हमारा देश चलता है, उन्हीं की वजह से तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो हमारे देश में और वृद्धि होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में प्रॉपर्टी विवाद के चलते गौरव गुप्ता नामक युवक ने अपनी सगी चाची के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई। नवाबी रोड के आपको बता दें, कल्यालपुर क्षेत्र में कुसुम गुप्ता नाम की महिला के साथ आज उसके आरोपी भतीजे गौरव गुप्ता के बीच प्रॉपर्टी विवाद को लेकर जहां जमकर कहासुनी हुई। इसी दौरान आरोपी भतीजे ने अपनी सगी चाची के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे इलाज के लिए हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। एसपी क्राइम हरवंश सिंह ने कहा कि इस मामले में आरोपी भतीजे गौरव गुप्ता की तलाश में पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है, जिसे जल्द पकड़ लिया जाएगा। मैं तो घर पर नहीं था, लेकिन मुझे तो किराएदार का फोन आया था, बोला दादा जल्दी से आ जाओ, किसी लड़के ने चाकू मार दिया। तो मैंने कौन था बोला, वो उस दिन आया था, मैंने वैसे शक्ल से जानता, नाम नहीं जानता। तो मैंने ठीक है मैं आ रहा हूँ, आया देखा तो ये लहूलुहान पड़ी थी वहाँ। तो फिर एम्बुलेंस भी नहीं आई, फिर पुलिस वाले वगैरह आए सब। तो ये लोग पुलिस वाले, हम सब थे इसमें, उनकी पुलिस वाले गाड़ी में लेके आए इनको। ये कौन है आपकी और जिसने चाकू मारा वो कौन है? ये मिसेज है हमारी। क्या नाम है इनका? कुसुम गुप्ता। और जिसने चाकू मारा? गौरव गुप्ता भतीजा है वो, छोटा, सबसे छोटा। क्या करता है वो? ये कोरियर वाला काम। 12:30 बजे के आसपास बहुत गंभीर स्थिति में थी, बीपी पल्स नहीं था उसका और मल्टीपल उसको चाकू के घाव थे, बहुत से, गर्दन में भी था, पेट में भी था, छाती में भी था, चेस्ट में भी था। एंड हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, उसको अभी सीसीयू में शिफ्ट किया है, बट अभी भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर थोड़ा सा रिवाइव होती देन फिर हम सर्जरी का प्लान करेंगे। सर कितने चाकू लगे लगभग? उसको बहुत सारे मल्टीपल हैं, मल्टीपल कई जगह पे हाथों में भी है। दिन में लगभग 12 बजे हमारी कोतवाली हल्द्वानी में ये सूचना आई कि किसी महिला को चाकू से हमला किया है किसी व्यक्ति के द्वारा। मौके पर हमारा पुलिस बल, हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली हल्द्वानी और 112 की गाड़ी मौके पर गई। उनके द्वारा वहाँ पर देखा कि जो कुसुम गुप्ता हैं उनके ऊपर चाकू से प्रहार किया गया है।
और वो गंभीर स्थिति में थी। उनको हॉस्पिटल लाया गया, कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। और इसमें जो इनके पति का जो भतीजा है उसके द्वारा ये घटना घटित की गई है और उसके दबिश के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं और मुझे आशा है कि उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। सर वजह क्या है सर? इसमें जो प्रथम दृष्टया लग रहा है, वैसे भी जांच की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया इतना मैं कह सकता हूँ कि कुछ प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया। थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बांग्लादेश में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर हो रहे अत्याचारों और धार्मिक स्थलों के विध्वंस के विरोध में सड़कों पर उतरे विभिन्न हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नारेबाजी की। समिति के पदाधिकारियों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को लेकर गहरी चिंता जताते हुए भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करने की मांग करने के साथ ही इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने और बांग्लादेश की सरकार पर कूटनीतिक दबाव बनाने की भी मांग की, ताकि वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, उनके धार्मिक स्थलों की रक्षा हो सके। ये संदेश देना चाहते हैं जैसे कि बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे कि हमारी बहू बेटियां, कोई भी माँ बहन कोई भी सेफ नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल के दिन हमारे यहाँ भी होगा, नैनीताल में भी होगा और जगह भी होगा। हम इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी रोका जाए और इसमें जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जाए, जी करके सभी लोग सुरक्षित रहें, हिंदू भाई बहन सब लोग एक साथ रहें, मिलकर रहें। सभी लोग अगर एक साथ इसका सामना करेंगे तो इससे हमारे देश के सभी लोग सही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और हम यही चाहते हैं कि बांग्लादेश के लोग सभी लोग होश में आएँ और सभी हिंदू भाई बहन सब एक साथ मिलकर काम करें और इससे कि हमारी घर की बहू बेटी सब सुरक्षित रहें। से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हमारी अपने भारत सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द वहाँ की अंतरिम सरकार से बात करें और हमारे हिंदुओं के हितों को सुरक्षित रखें और हमारे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को जल्द से जल्द रोका जाए। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के रेडियोलॉजी विभाग में उस वक्त आग की घटना सामने आई जब वहां मरीज मौजूद थे। ऐसे में अस्पताल स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए वहां मौजूद फायर सिलेंडर से आग पर काबू पाया। साथ ही मौके पर फायर टीम भी पहुंची। आग शॉर्ट सर्किट से लगने का कारण बताया गया, लेकिन हैरानी की बात तो यह रही कि अस्पताल के रेडियोलॉजी में कोई भी इमरजेंसी एग्जिट रास्ता नहीं था, जिसके चलते स्टाफ ने मरीजों को टीन शेड के ऊपर से दूसरी ओर सुरक्षित पहुंचाया, जिससे आग से किसी भी व्यक्ति को कोई भी हानि नहीं पहुंची। हालांकि कई दस्तावेज और रेडियोलॉजी फिल्म जलकर खाक हो गई। वहीं हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला ने ग्राउंड रियलिटी चेक कर जांचा कि अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट रास्ता नहीं था और मरीजों को बाहर लगी टीन शेड की छत से ऊपर के रास्ते से स्टाफ ने जान जोखिम में डालकर दूसरी ओर सुरक्षित पहुंचाया। घटना ये रूम तो बंद था, शॉर्ट सर्किट होगा, धुआं आया। पीछे अल्ट्रासाउंड में हम लोग रहते हैं ना, अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो मेरी ड्यूटी यही होती है, तो वहां से धुआं पीछे खिड़की से आया। तो ये रूम खोलने की बात हुई कि इस रूम खोलो। जैसे ही रूम खोला तुरंत ही फटाफट से तब तक देखा तो धुआं भर गया, काला धुआं ऐसा भर गया कि उधर जाने का किसी का रहा नहीं। हाँ, मरीज भी तब तक निकल ही गए थे। एक आध मरीज शायद उधर से निकल गए, पर निकल गए, सब सुरक्षित रह गए, मरीज सब सुरक्षित रहे। नहीं, जान माल की नहीं, बस माल की तो हुई है, सरकारी माल है। हाँ जी, मशीन यहाँ तो डिपार्टमेंट का देख लीजिएगा, आपके सामने सामान है, बहुत सारा था। देखिए, ऐसा है कि आपको ये पता है कि ये पुरानी बिल्डिंग है जिसको कि हाँ रिनोवेट करके बनाया गया है, तो उसमें जरूर कुछ एरियाज जो हैं वो ग्रे एरियाज हैं जिसमें कि अभी पूरी तरह की इस तरह की व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को तो अपने जो गार्ड्स हैं और उन सबका मैं धन्यवाद ही कर सकता हूँ कि उन्होंने भी मौका देखते हुए जहाँ पर रास्ता बना करके उनको से बाहर निकाला ताकि किसी जान माल के नुकसान नहीं हुआ। जैसी मेरे को सूचना मिली कि ऊपर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो हम ऊपर आए तो देखा यहाँ पर काफी धुआं हो गया था और अल्ट्रासाउंड के पेशेंट थे जो कि धुएं से डर के पीछे की तरफ भागे और बहुत धुआं हो गया था। फिर हमने किसी तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश करी। उसके बाद फिर हम टीन शेड से चढ़ के जो पेशेंट फंस रखे थे उनको निकाला। हमने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म कर दिया था और उसके बाद फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, तो उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड आ गई थी तो आग बुझा दी गई। फिर आग लगने की सूचना पर यहाँ तुरंत एक यूनिट गई जिसने फायर पर जो है आग पर काबू पाया और उन लोगों द्वारा बताया गया कि जो है स्टोर रूम था रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का, उसमें आग लगी थी, जिसमें कुछ सामान और कुछ जो है उनके अभिलेख जले हुए जो है
जल गए और त्वरित कार्यवाही करते हुए फायर ब्रिगेड ने जो है पूरी आग को जो है जल्दी बुझा लिया, जिससे कोई बड़ी घटना नहीं होने पाई। नहीं, ऐसा कोई नहीं सूचना है कि जिसमें कोई इंजर्ड हुआ हो या कोई जला हो, ऐसे कोई। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश ने जगह जगह तबाही मचाई हुई। आलम यह है कि राज्य की 70 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। वहीं प्रदेश में भारी बारिश से जो स्थितियां पैदा हुई हैं वो काफी बेहद ही मुश्किल है। मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन से भी मुसीबतें बढ़ गई हैं। एक और जहां चारधाम को जोड़ने वाले प्रमुख हाईवे जगह जगह भूस्खलन के कारण बाधित हैं, तो वहीं टिहरी के एक गांव में भूस्खलन के बाद 35 परिवारों को घर छोड़ना पड़ा है। उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश ने प्रदेश भर में तबाही मचाई हुई है। मानसून की बारिश ने प्रदेश को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक ओर जहां राज्य की 70 से अधिक सड़कें बंद है, तो वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर राज्य में भी जनहानि का भारी नुकसान हुआ है। वहीं सरकार का कहना है कि बंद पड़े मार्गों को खोलने का प्रयास जारी है। जल्द ही चारधाम यात्रा समेत प्रदेश के अन्य मार्गों को भी सुचारू किया जाएगा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि समय रहते यदि सरकार ने तैयारी की होती तो लोगों को इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। 31 तारीख को बहुत भारी वर्षा हुई थी रुद्रप्रयाग क्षेत्र में। उसमें केदारनाथ धाम का जो रास्ता है, पैदल रास्ता भी, और जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच का रास्ता NH जो है वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोग साइट पे भी गए थे, वहाँ पे पूरी टीम के साथ गए थे। उसमें 4 मेजर पोर्शन है जो डैमेज हुआ है और जो वॉश आउट हुआ है एक तरह से, और 150 मीटर का एक मेजर पोर्शन है जो NH का पोर्शन है, वो वहाँ से पूरी सड़क वॉश आउट हो गई है। और उसके बाद सोनप्रयाग से आगे जाके गौरीकुंड से पहले 2 और पोर्शन में वॉश आउट हुआ है। इसके अलावा जो पैदल रास्ता है जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम को जो जाता है, उसमें 29 जगह पे रोड खराब हुआ था, बंद हुआ था। वायनाड में जो अभी इतनी भयंकर आपदा आई, खुद इनके युवराज को 2 दिन बाद याद आता है कि हमें वायनाड जाना चाहिए। उन समय तक वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग वहां पर राहत का कार्य से लेकर लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे थे। और इनके युवराज को जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उनको 2 दिन बाद याद आता है कि मुझे वायनाड के दौरे पर जाना चाहिए, और वो इस तरीके के बेफिजूल के जवाब दे रहे हैं, शोभा नहीं देता है। देखिए, चाहे वाडिया भूगर्भ संस्थान हो, चाहे जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्टें देख लीजिए, चाहे पर्यावरणविदों की चिंता देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड के विपक्ष और सामाजिक संगठनों की चिंता देख लीजिए, हमेशा से कहते आए हम कि यहाँ की जो पर्यावरणीय संवेदनशीलता है, जो हिमालयी भूगर्भीय संवेदनशीलता है, उसका ध्यान रख कर के ही विकास होना चाहिए। और अगर आप मनमाना विकास करेंगे, आप मनमाने तरीके से पहाड़ों का कटान करेंगे और प्रोटेक्शन के काम नहीं करेंगे, तो आप देख लीजिए जो हालात इस समय आपदा में है। वहीं एक और जहां राज्य में आपदा संसद गर्मा गई है, तो वहीं दूसरी ओर संसद में भी आपदा के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने संसद में प्रकृति और हिमालय के दोहन पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने घटते वन क्षेत्र और पहाड़ों में विकास के नाम पर हो रहे विनाश पर चिंता जताई है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर हो गया। आज अगर हम देहरादून की बात करें, जगह जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। आज से 2 साल बाद देहरादून की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। आप चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखिए, जिस तरह के गगनचुंबी इमारतें यहाँ बन रही हैं वो बिल्कुल उत्तराखंड के लिए मुफीद नहीं है। और तो और मैं ये कहना चाहूंगी कि संवेदनशीलता जो 8 के 8 सांसदों में दिखनी चाहिए। 5 यहाँ से लोकसभा सांसद 15 साल से चुने जा रहे हैं, यहाँ 3 राज्यसभा सांसद हैं, यहाँ नगर निगम देहरादून की अगर हम बात करें तो 15 साल से उस पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन हमारी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। आप देख लीजिए ना, आप किस तरह के सांसद हम लोग भेज रहे हैं वहाँ पर, संसद में किस तरह के सांसद भेज रहे हैं जो हमारी स्थिति को वहाँ पे सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। आप देखेंगे संसद में एक छत्तीसगढ़ की शायद वो सांसद हैं जिन्होंने ये इशू उठाया कि पहाड़ में जो दरक रहे हैं, जो वहाँ पे पर्यावरण खराब हो रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो यहाँ के जो पहाड़ हैं, यहाँ का जो पर्यावरण है वो पूरे भारत को वो संजीवनी का काम कर रहा है। और यदि उत्तराखंड में या हिमाचल में या जो भी ये हिमालयी क्षेत्र हैं, अगर इनमें कोई भी नुकसान होता है तो पूरे भारत का नुकसान होगा।
कुल मिलाकर राज्य में आई आपदा पर विपक्ष ने सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष की घेराबंदी तेज कर दी है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस मुद्दे पर आवाज क्यों नहीं उठाई। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर पौड़ी में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों की समस्याओं का अभी तक निराकरण न होने पर अब छात्र संगठनों ने परिसर की गेट पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल के नेतृत्व में छात्र पिछले 6 दिनों से परिसर के प्रशासनिक भवन पर तालाबंदी कर उसके आगे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल ने बताया कि पौड़ी परिसर में छात्र छात्राओं की आपको बता दें सुविधा के लिए बस का संचालन, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति, खेलने के लिए वॉलीबॉल मैदान व बास्केटबॉल निर्माण, प्रोफेशनल कोर्स जैसी तमाम उनके द्वारा मांगे की गई। छात्र संघ के नेतृत्व में यहाँ पर छात्र हितों में कई मांगे, 6 सूत्रीय मांगे हमारी हैं, इनको लेकर हम यहाँ आंदोलनरत। आज 6वां दिन है हमारा। पहली हमारी मांगे कि हमारा जो डॉक्टर बीजीआर परिसर पौड़ी है ये मार्केट से कम 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर है, तो छात्रों की सुविधा को देखते हुए बस का संचालन यहाँ पे किया जाना चाहिए, जो कि 2013 से लंबित मांग है। विश्वविद्यालय से लगातार 2013 से हम मांग कर रहे हैं कि हमें बस दी जाए, जिससे छात्र छात्राओं की आवाजाही में सहूलियत हो पाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति छात्रों की सुविधा, एग्जाम के लिए छात्रों की सुविधा के लिए यहाँ पे कराई जाए, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी की गलती से छात्राओं की यहाँ पे एब्सेंट लगाई जाती है, परंतु श्रीनगर जब छात्र छात्राएं अपने मामलों को लेकर जाते हैं तो उनको वहाँ पौड़ी के छात्रों को अनदेखा किया जाता है, सौतेला रवैया उनके साथ अपनाया जाता है। इसलिए दूसरी हमारी मांग है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाए। तीसरी हमारी मांग है कि एम्बुलेंस की सुविधा, छात्रों की सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस की सुविधा सुचारू रूप से चालू की जाए। चौथी हमारी मांग है कि प्रोफेशनल कोर्स जैसे BBA, MBA, BA LLB, BPEd, BSc फॉरेस्ट्री, BSc एग्रीकल्चर जैसे प्रोफेशनल कोर्स हमारे यहाँ चालू की जाए, क्योंकि CUT के माध्यम से विश्वविद्यालय में प्रवेश हो रहा है और जब तक कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं होगा तब तक मुझे लगता नहीं है कि कोई छात्र दूर दराज से यहाँ अपना दाखिला लेने के लिए आएगा। उन्होंने जो है 27 तारीख को ज्ञापन दिया था, जिसमें इन्होंने 6 मांगे इनकी थी। उसमें से हमने लगातार विश्वविद्यालय ने जो पहले थी मांग की वॉलीबॉल कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट बनाया जाए, तो उसके लिए हमारे जो निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो आए थे और उन्होंने पूरे जहां पर कोर्ट बनना है उसका निरीक्षण किया और उसके लिए CBDD को उसका आंकड़न तैयार करने के लिए पत्र लिखा जा चुका है। दूसरा बस की व्यवस्था थी, तो उसके लिए विश्वविद्यालय ने तीनों परिसरों में एक कमेटी गठित की है जो तीनों परिसरों में बसों के संचालन के लिए कार्रवाई करेगी और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दे देगी। तीसरा था डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति के संबंध में, तो इसमें कुलपति महोदय का कहना है कि जैसे ही कोई नई नियुक्ति इसमें होती है तो वो पौड़ी में भेजा जाएगा। बात प्रोफेशनल कोर्स की है, तो प्रोफेशनल कोर्स के लिए पहले भी मांग हो चुकी है और इसमें हमने अभी एक कमेटी भी गठित की है कि पौड़ी परिसर में किस तरह से प्रोफेशनल कोर्स को चलाने के लिए कार्रवाई की जाए और क्या संभावना यहाँ पर हो सकती है, तो वो कमेटी भी जो है 10 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी। बाकी जहां तक रही बात CUET की, तो वो एडमिशन वो सरकार की तरफ से क्लियर हो चुका है पहले ही कि जिन बच्चों ने CUET नहीं दिया है उनको भी प्रवेश दिया जाए। छात्रों से जो है अपील कर रहे हैं कि वो धरना की इस समय प्रवेश का समय है और भी चीजें हैं और कोई ऐसी बाधा न डालें कि जिससे कोई कार्य बाधित हो। देखिए, मुझसे तो ऐसा कोई बात नहीं हुई थी सोमवार को आने की, उनसे हो सकता हुई वो अगर, तो मेरी तो अपील ये रहेगी कि अभी क्योंकि मुझे जो लगता है कि काफी हद तक कुलपति महोदय का इसमें जो मांगों के संबंध में जो राय है वो पूरी उससे ध्यान दे रही है और उनको अधिकतर मांगों को जो है सहमत जताई है। तो